नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ही मैंने आपसे कहा था कि अब हम जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे और ऐसी रोचक और मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानियां लेके आएंगे। इसी रहस्यमय और दूसरी दुनिया के बारे में हम जानकारी यहाँ से मिलेगी। और ऐसे ही कुछ सिलसिले जब बहुत सारे लोगों का सामना हुआ है दूसरी दुनिया की शक्तियों से, उनके अपने क्या अनुभव होते हैं। इसी तरह की हम एक श्रृंखला बनाने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपने और अपने आसपास रहने वालों के पारलौकिक अनुभवों को बताएंगे। अगर आप भी अपने और अपने आसपास के लोगों की जो भी घटनाएं हैं वो आप भी मुझे बताना चाहते हैं या चैनल पे आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस को, तो आप लोग भी मेरे फ़ोन नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9873703848। मैं पिन करके भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। ठीक है ना? नंबर दोबारा सुन लीजिए, 9873703848। आज इसी श्रृंखला में आज एक लड़की है जो आपसे बात करना चाहेगी, अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा करना चाहेगी। उनका नाम बदला हुआ नाम है, वो अपनी रियल नाम नहीं बताना चाहती, तो उनका बदला हुआ नाम है प्रेरणा। तो स्वागत है प्रेरणा जी, नमस्कार। जय महाकाली। नमस्ते भैया। जय महाकाली। सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। हाँ, तो बताइए प्रेरणा जी, आपका या आपके किसी भी लोगों के जो अनुभव हो आप बताइए, क्या साझा करना चाहिए। जी भैया, जो आज मैं अनुभव साझा करने जा रही हूँ आप सबके साथ, वो मेरी बड़ी बहन के रिगार्डिंग है। हमारी 4 ही लोगों की फैमिली थी, छोटी सी फैमिली है हमारी। मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन। और हम शुरू से दिल्ली में रहा करते हैं। एक छोटा सा परिवार है। मम्मी घर चलाते हैं, दीदी और मैं पढ़ाई किया करते थे और पापा जॉब करते थे। सही। हंसी खुशी सब जीवन चल रहा था और ये कहानी शुरू हुई है 15-16 साल पहले। सही। मैं और दीदी स्कूल में थे। हमारे एग्जाम्स का समय चल रहा था, ये फरवरी मार्च वाला। तभी हमें एक शादी का निमंत्रण आया। हमारे रिश्तेदारों में शादी थी। शादी यूपी में अलीगढ़ की तरफ थी। तो दीदी के परीक्षा खत्म हो गई थी, उनके पास समय था, मेरी परीक्षा चल रही थी और हम वो यही सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। तो हमारे साथ ही में जो हमारे ताऊ जी की फैमिली है, वो उनका सबका प्लान था जाने का। तो फिर दीदी ने अपनी इच्छा जाहिर की मम्मी पापा के सामने कि मेरे तो परीक्षा हो गए हैं तो मैं जा सकती हूँ, तो आप मुझे भेज दीजिए। कोई हमारी फैमिली से वहाँ पे चला भी जाएगा कि एटलीस्ट कोई आया और शादी अपना अटेंड करके आ जाएंगे। मम्मी पापा को भी कोई आपत्ति नहीं हुई कि अपने ही रिश्तेदारों के साथ ही जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वो भी अपनी ही फैमिली की तरह हैं। तो इस तरह से ये लोग निकल गए शादी के लिए। शादी कहाँ पर थी? ये भैया यूपी में अलीगढ़ की तरफ थी। ओके जी। अब ये लोग शादी में गए। हमारी सुबह शाम बात हुआ करती थी पहले, मतलब दीदी सुबह भी फोन कर लिया करती थी और शाम को भी कि ऐसे हुआ ये हुआ। उनका वो शुरू से बहुत चंचल स्वभाव की थी, अपनी बातें बताना। मम्मी के साथ उनका बहुत लगाव था। तो हाँ, किसी से बात करें ना करें, बट एक था कि मेरी मम्मी से बात करना उनके लिए बहुत जरूरी था। मैं ये यहाँ पे इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आगे के घटनाक्रम ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है। अब जैसे जैसे शादी का समय करीब आता गया तो दीदी फोन पे बात किया करती थी, बताया करती थी। फिर अचानक से एक शाम हमारे पास फोन आता है हमारे ताऊ जी के बेटे का, भैया का, कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और हम वापस आ रहे हैं। तो सुन के एकदम हमें बहुत
अचंभा हुआ कि अभी तक तो सुबह ही बात हुई थी, सब ठीक था, एकदम से ऐसे कैसे वापस आ रहे हैं। फिर उन्होंने ज्यादा हमें कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ये लोग वहाँ से शाम को निकले, रात तक पहुँच गए थे। अब आके जब दीदी आई तो वो थोड़ा होश बेहोशी कुछ इस तरह का उनका था जो हमें समझ ही नहीं आ पा रहा था। कि उनसे हम कुछ पूछें तो वो बस नजर उठा के देख के और बस। तो हमें लगा कि शायद कुछ गैस हो गया होगा या कुछ है, कुछ मतलब सर दर्द है, कुछ ऐसा करके हमने बस 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया और ऐसे करके वो रात निकल गई हमारी। अगली सुबह जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, एकदम से कैसे तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने तो बस यही बताया कि मैं बस खाना खा रही थी रात के समय में। सब लोग खाना खा रहे थे, खाना ऐसे बुफे टाइप में जैसा चला करता है, वो सारी चीजें थी, सब लोग अपना खाना खा रहे थे। खाते खाते उन्हें एकदम से बस एक काला साया सा आता दिखा। अच्छा सर, जो जैसे आपकी बात को ध्यान रखना, जो जैसे कि वहाँ पे सभी लोग थे, टेंट था, टेंट के अंदर ये जो वेडिंग वेन्यू था, वेडिंग वेन्यू के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये वेडिंग वेन्यू की घटना है जो कि जहाँ पर सारे लोग बैठ के बुफे कर रहे होंगे, बुफे डिनर वगैरह जो लगा हुआ था। सब लोग बहुत खाना एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सभी लोगों के बीच में उनको ऐसा दिखा कि कोई काला साया। ओके, कोई काला साया एकदम से आया है और बहुत ही तेजी से, और वो उनसे एकदम टक्कर हुई है और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं ध्यान। वो साया एकदम से उनकी तरफ बढ़ा, उनमें समाया और उसके बाद वो बेहोश हो गए। ओके, ये कब बताया था दीदी ने? बाद में बताया था आपकी ये? हाँ, जब अभी हम ये लोग रात को पहुंचे हैं, अगली सुबह डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया तो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि मम्मी के बहुत क्लोज थे, तो मम्मी ने बहुत समय उनसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ। अब क्योंकि शादी के समय था, ज्यादा लोग आपस में ध्यान देते नहीं है, सब अपने में थे। बस एक बड़े भैया थे जो उनके साथ थे, तो उन्होंने बताया कि खाना खाते खाते एकदम बेहोश हो गई। ओके। तो अब बेहोश क्यों हो गई वो हमें दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ साया दिखाई दिया मुझे और बस उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब इनकी आंखें खुली हैं तो ये यहाँ पे थी, हमारे घर पे। सही जी। तो उसके बाद मम्मी ने पूछा कि ऐसे वैसे कुछ, तो हमें लगा कुछ ऐसी मतलब कुछ इतना किसी को नहीं पता होता है कि क्या करें क्या ना करें। मम्मी बस मंदिर में लेके गई, माथा टिकवाया, झाड़ा लगवाया और वापस आ गए। दोबारा से वही हमारी दिनचर्या शुरू हो गई, स्कूल जाना, पापा का ऑफिस जाना, ये सारी चीजें। अब धीरे धीरे करके दीदी में काफी सारे हमें बदलाव लग रहे थे, उनके स्वभाव में, उनके रहन सहन में, उनके खाने में, उनका मम्मी के प्रति जो उनका बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे वो। दीदी शुरू से ही मम्मी की बहुत हेल्प किया करती थी रसोई में, जैसे बर्तन कर दिए, रोटियां बना दी, ऐसे सब। अब जैसे मैंने पहले बताया था शुरू में कि दीदी का स्वभाव बहुत चंचल था। स्कूल जाना, पढ़ाइयाँ करना, दोस्तों से मिलना, मम्मी से बातें करना, ये सारा उनका डे टू डे एक्टिविटीज में शुरू से रहा है। बट धीरे धीरे हम चेंजेस देख रहे थे कि वो स्कूल जाने से मना करने लगी कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मम्मी ने कहा कि कुछ बात हुई है, टीचर से कुछ बात हुई है तो बताओ, कि नहीं बस मेरा मन नहीं है। जो इंसान पहले सबके साथ बैठा करता था, बातें बताना पूरे दिन की, अब वो बिल्कुल अलग सा रहने लगा था। जैसे उन्हें वो अपने परिवार के साथ है ही नहीं, वो अपनी किसी दुनिया में है। तो मम्मी ने काफी समय पूछने की कोशिश की कि बेटा क्या है, क्या परेशानी है, आप बताओ। तो अब दीदी मम्मी से भी उतनी बात नहीं किया करती थी। और मम्मी पापा दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि अब स्कूल नहीं जा रही हैं, पढ़ाई रुक गई है, आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे मैंने बताया, खाने के समय पे दीदी ही बनाया करती थी। और एक बहुत ही अजीब तरह की बात हो रही थी कि उनको शायद खाना देखते ही उन्हें गुस्सा आने लगता था। ओके। जैसे ही खाने का समय होता था, वो कोई भी छोटी मोटी बात लेकर के सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मैंने 2 ही रोटी बनानी थी, आपने ज्यादा क्यों बनवा दी, मुझे नहीं खाना अब इस बात पे। ऐसे करते करते झगड़े होने लगे हमारे घर में।
और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि झगड़े रात के खाने के समय में बहुत ही ज्यादा होते थे। जैसे ही रात के खाने का समय होता तो किसी ना किसी बात पे झगड़े शुरू हो जाते थे। दीदी खुद खाना नहीं खाती थी, मतलब एक तरह से 5-6 महीने में उन्होंने धीरे धीरे करके अन्न का त्याग कर दिया था। कभी हुआ तो 2-4 चम्मच दाल पी ली, कभी सब्जी बनी है तो थोड़ी सी सब्जी खा ली, इस तरह से। बट वो 2-4 चम्मच दाल का उनका ड्यूरेशन था, आधा घंटा लग जाता था उन्हें। हम लोग इतने अपना खाना खत्म कर चुके होते थे और वो उस चम्मच को लेके बैठे रहा करते थे। मम्मी पापा के बहुत बात कहने के बाद कि बेटा खाओ, कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे होगा, बहुत समझाया, तब जाके वो 2-4 निवाले उनके अंदर जाया करते थे। और ये 24 घंटे में बस यही 2-4 निवाले उनके अंदर जाया करते थे। ना पानी पीने का उन्हें कोई होश रहता था, कोई घर में आ रहा है रिश्तेदार, कोई कुछ है, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। धीरे धीरे वो बिल्कुल सबसे अलग कटती जाती थी। बस अपना काम किया, चुप होके शांत बैठ गए या सो गए, बस यही उनकी दिनचर्या हो गई थी। और इस बीच मम्मी पापा ये सब देख के बहुत परेशान हुआ करते थे। मैं तब बहुत छोटी थी तो मुझे इन चीजों का इतना अंदाजा नहीं था। मुझे था कि शायद जैसे कुछ नजर लग गई होगी या ऐसा कुछ। पहले मम्मी पापा ने भी यही सोचा, बट धीरे धीरे जब 7-8 महीने गुजर गए, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लगी, हम बात करते हैं तो वो उनको बुरी लगती है। झगड़े इतने ज्यादा होने लगे हमारे परिवार में, जो हमने आज तक कभी नहीं देखा था झगड़े, वो आज के समय में उन 6-8 महीनों में इतने ज्यादा हो गए थे कि मैं शायद वो चीजें बयां भी नहीं कर सकती आपसे। फिर उसके बाद जैसे रिश्तेदारों में बातें शुरू हुई कि भाई क्या हो गया। मम्मी ने अपने जैसे सिस्टर को बताया, अपने भाई को बताया कि भाई ऐसे ऐसे। पापा ने अपने भाई को बताया या अपने दोस्तों में कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या दिक्कत है। तो बहुत से लोग बहुत सारी जगहों पे बताते थे कि कोई मौलवी है वहाँ पे चले जाइए, कोई ऐसे तंत्र विद्या करते हैं वहाँ पे चले जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने अपनी जिंदगी के कितने साल, कितनी एनर्जी हमने इन्हीं सब चीजों में लगा दी। कोई किसी भी शहर में कोई भी बताता था, मेरे मम्मी पापा दीदी को लेके वहाँ पे चले जाते थे। मैं क्योंकि पढ़ाई कर रही थी तो मेरा उन सब चीजों में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और एक तरह से ये हो जाता है कि जब एक बच्चा परेशान है तो सारा मम्मी पापा का फोकस वहाँ पे चला जाता है कि बेटे को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। एक माँ बाप का भाव तो वही समझ सकते हैं। उन मतलब कितने तांत्रिक, कितने मौलवी, कोई पंडित, कोई मंदिर, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे माँ बाप ने इतने सालों में, मगर कहीं से भी कोई भी आराम नहीं मिला। और दीदी की कंडीशन बद से बदतर होती चली गई। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि खाना तो दूर की बात हो गई थी। अब तो उनके अंदर दाल, वो 2-4 चम्मच दाल के भी नहीं खाया करती थी। तो फिर इतने साल उन्होंने क्या खाया? मतलब उन्होंने, बहुत से लोग तो इस बात पर यकीन भी नहीं करते कि कोई इंसान 12-13 साल कुछ भी ना खाए, अन्न उसके अंदर गया नहीं है, कोई फल उसके अंदर नहीं गया है, कोई जूस नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ जो आप देखते होंगे मार्केट में 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट मिलता है, अच्छा, वो बस 24 घंटे में एक बार वो खाया करती थी। ओके। सिर्फ वो उसमें भी कितना ही आता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 10 रुपए के पैकेट में कितने चिप्स आते हैं। अच्छा, और वो फिर उनका काम भी नहीं करते होंगे वो ज्यादा, यानी उठना बैठना चलना फिरना? नहीं, वो सारा काम करते थे, सारा काम पर सफाई से लेकर, झाड़ू पोछे से लेकर, मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनके खाने का ख्याल रखना, वो सारी चीजें बराबर चल रही थी। हम लोग ये देख के हैरान थे कि जो खाना नहीं खा रहा है इंसान, उसके अंदर अन्न नहीं गया है, मगर वो फिर भी सुबह 5 बजे उठ के सारा काम घर का करता है, सारी चीजें करता है, हर एक का ख्याल रखता है। और वो अपना ख्याल नहीं रख रहा है, बस ना किसी से बात करती थी, मम्मी से उनका बिल्कुल ही अटैचमेंट टूट गया था,
मेरी मम्मी अलग परेशान हुआ करती थी, वो रोया करती थी देख देख के कि बच्चा क्या था और जाने क्या हो गया है बच्चे को। कुछ समझ ही नहीं आ पाता था। अब एक माँ बाप के भी कैसे खाना जाएगा अंदर जब उन्हें पता है कि उनके बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। सही बात। स्थिति मतलब घर में इतना ज्यादा तनाव रहने लगा था, हर कोई इसी बात की परेशानी में रहता था। अब तो हर रोज घर पे ऐसा हो गया था कि कभी कोई तांत्रिक आता है, कभी कोई मौलवी आता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कोई कहता है कि आपके घर में किसी ने कर दिया है, आपकी बेटी पे किसी ने कर दिया है, आपके परिवार पे किसी ने कर दिया है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया और लोगों ने उपाय भी बताए। बहुत सारे अलग अलग तरह के उपाय कि ये पूजा करा लीजिए, ये हवन करा लीजिए, इतने पैसे दान कर दीजिए, इतना ये कर दीजिए तो शायद आराम आ जाएगा। और मेरे माँ बाप ने सब चीजें की। किसी ने अगर ये तक कहा कि आप शमशान चले जाओ आधी रात को, वहाँ पे अपनी गुड़िया को स्नान कराओ तो आपकी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने वो तक किया। पूरा परिवार रात को 12 बजे शमशान के अंधेरे में। अच्छा जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि शमशान अपने आप में अगर किसी को बोल दो कि शमशान जाना है, कोई दिन में जाने के लिए तैयार नहीं होता। और हम लोग अंधेरी रात में रात के 12 बजे वहाँ बैठ के क्रिया कर रहे हैं, वहाँ पे स्नान हो रहा है, ये सारी चीजें हमने की है। ओके। मगर कहीं से भी कुछ आराम नहीं मिला था दीदी को। फिर इनका कहाँ से कैसे अब ठीक है इस समय आपकी सिस्टर? इस समय अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप यकीन भी नहीं करेंगे। वो इस समय उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, सेटल्ड हैं। वेरी गुड। तो फिर क्या, कहाँ से, कब और कैसे ठीक हुए वो? ये अभी 3-4 साल पहले की बात है। हम ऐसे ही ठोकर खाते खाते यहाँ वहाँ पूछते हुए, किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कहीं बता देता था, कोई कहीं बता देता था। हमें किसी ने बताया हरियाणा की तरफ कोई बाबा जी बैठा करते हैं। मैं नाम यहाँ बताना नहीं चाहूंगी, ना मुझे ध्यान भी है क्योंकि 3-4 साल पहले की बातें हैं ये सारी। हम लोग वहाँ पे लेके गए दीदी को और उन्होंने, बहुत सादा था उनका रहन सहन सब कुछ। उन्होंने बस कुछ चीजें हमें बताई कि आप ऐसे ऐसे कीजिए और इतना करके आप फिर मुझे आके बताइएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट है या कुछ है। उनके वहाँ हमारा 1 महीने का रहा कि हमें हर हफ्ते जाना होता था। जो वो हमें क्रियाएं बताते थे अपने घर के लिए, दीदी के लिए, वो सारी चीजें हमने की। और तकरीबन 2 महीने बाद, 2 महीने उनके पास जाने के बाद 15-16 साल बाद उन्होंने एक रोटी खाई। और जिस समय उन्होंने वो एक निवाला खाया था, वो मतलब हम सबके लिए ऐसा था कि एक उम्मीद जग गई थी हमारे अंदर कि हाँ शायद अब हमें इस चीज का कुछ मिलेगा, कि ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और फिर से हमारा जो जीवन था। अब 15 साल तो वो चले गए उसी चीज में परेशान रहते हुए, यहाँ वहाँ भटकते हुए। मगर उसके बाद 15 साल का समय हमें निकल गया इस चीज से उबरने में। ओके। उसी चीज से जूझते हुए। ठीक। काफी बार ऐसे भी हालात हो गए थे कि दीदी अपने आप को एक रूम में बंद हो जाते थे। ना उनको कोई आना पसंद है, ना जाना पसंद है। हम लोग बाहर दरवाजा पीटते रहते थे। हमें ये डर रहता था कि कहीं खुद को कुछ ना कर ले। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने एक रोटी खाई, फिर उसके बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ फिर उधर? जी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके, अब जैसे 15 साल के अंतराल में आपका शरीर भी शायद उस चीज को त्याग देता है, वो उसी पे ही निर्भर होने लगता है जो आप खाते चले आ रहे हैं। मगर धीरे धीरे करके फिर हमने डॉक्टर्स की भी सलाह ली कि हम मतलब इतनी ज्यादा वीकनेस है, ये है। और एक और बात, जहाँ वो ये सारा काम कर रही थी इतने सालों से बिना कुछ खाए पिए, अब जब उन्होंने रोटी खाना शुरू किया तो उनको अपने शरीर में बहुत वीकनेस फील होती थी। वो बहुत टूटा हुआ महसूस करती थी, जैसा शरीर अब उनका बहुत ही ज्यादा थक गया है। इस तरह से उनको महसूस होता था। पता क्या हुआ होगा, वो जो नकारात्मक जो शक्ति थी, है ना, वो जब हटी
पहले क्या होता है, वो उन्हीं की वजह से भूख नहीं लगती थी, उसी की वजह से हाँ जी वो जी। वो खाना तो नहीं खाने दे रही थी इनको, बल्कि काम करवा करवा के और वीक कर रही थी इनको, जी और ये हो कमजोर कर सकता रही है थी। हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, उन्होंने खाना शुरू किया, हमने दवाइयाँ भी शुरू कराई। तो उस चीज़ से उबरने में उन्हें 2 साल, कम से कम 2 साल लगे कि वो थोड़ा फिर बेटर हुई। मगर इन सब में उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। मतलब जो वो पहले एक तरह से चंचलता थी, अब वो नहीं रह गई है। वो बात करती हैं, वो कोशिश करती हैं बात करने की, मत एक वो एक जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो बिल्कुल उनका ऐसा हो गया है कि उनको शायद अब दोबारा किसी से बात करने का मन नहीं होता है। हम काफी कोशिश भी करते हैं कि आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बातें रखिए। ये उस स्थिति चीज से अभी भी है? नहीं, अब तो आप ये लगा लीजिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट है उसमें। अब 15 साल जो इंसान इन सब चीजों से जूझा है, तो थोड़ा समय लगता है चीजों से उबरने में। ये जितने भी नेगेटिव पावर्स होती हैं, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, मगर उन बाबा की वजह से एटलीस्ट हमें वो जीवन दोबारा मिलने की उम्मीद जगी कि सब कुछ सही होने लगा। दीदी थोड़ा बोलने लगी, बात करने लगी। मगर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि उनको पिछले 15 साल याद नहीं है। हाँ। जी। पिछले उनको जो लास्ट याद है, अगर वो याद कर पाती हैं, तो वो शादी। ओके। उस यूपी के शहर अलीगढ़ के पास में वो शादी जहाँ पे वो गई थी, उनको बस वो समय याद है। या उनको वो समय याद है जब हम बाबा जी के आश्रम में थे। ओके। उसके बीच का अंतराल आप उनसे कुछ भी पूछिए, उनको बिल्कुल भी याद नहीं। तो मैं चलो अब इसी को यहीं से आपकी शायद बात खत्म हो गई होगी। जी, मुझे यही अपना एक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना था कि नेगेटिव पावर्स क्या होती हैं, कितना इफेक्ट करती हैं उस इंसान को, उसके परिवार को। तो प्रेरणा जी, पता क्या होता है कि जैसे कि इसमें ना दो, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी काफी सालों से इन सब नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का और ऐसे उसका बहुत अनुभव है, ठीक है ना। मैंने आपका चैनल देख के, सुन के ही आपने जो कल शेयर किया था कि अब से आगे से हम ऐसा कुछ शुरू करने वाले हैं, तो मुझे लगा शायद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लोगों तक पहुंचे कि ऐसा भी होता है। उससे मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए लोगों को। तो मैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है ना, मैं वो आपसे बताता हूँ कि ये दो तरीके से प्रयोग हो सकता है। ये प्रयोग है, या फिर ये किसी नकारात्मक शक्ति के संपर्क में आ गई है, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो प्रयोग में क्या होता है कि जैसे कि हम कहीं से भी शमशान से या किसी से कोई मशाल या प्रेत जागृत कर लेते हैं। जागृत करने के बाद हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। जी। वो व्यक्ति वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उस इंसान को खोखला करने लगता है, खोखला कर। जी, जैसा कि दीदी के केस में हुआ। हाँ, और ये हो जाता है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो लग गया होगा, यानी कि कोई अच्छा, ऐसी मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शायद प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए, जब तक किसी केस को हम देखेंगे नहीं, तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, बता नहीं सकता। मैं अपनी संभावना या अपने अनुभव के अनुसार से बता रहा हूँ कि वो लग गया। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो उनको बिल्कुल, उनका दिमाग से बिल्कुल सारी जो मेमोरी नहीं थी 15 साल की, वो तब से वो कोई भी नकारात्मक, तो दूसरी दुनिया की शक्ति इनकी बॉडी के अंदर बैठी थी, और इनकी आत्मा को उसने नीचे बिल्कुल पुश कर दिया था। कम से कम जितना भी 12-15 साल जो आप रह रहे हो, तो वो समझ लो कि आपकी सिस्टर नहीं थी, उनका वो तो चेतन तो थी वो नहीं, नकारात्मकता, वो नेगेटिव पावर थी, नकारात्मक शक्ति थी, जो इतने सालों तक आपको रही। जैसे ही आपके बताए अनुसार, जब आप कह रहे हो कि उन बाबा जी के पास पहुंची आश्रम में, ठीक है ना, उनकी जगह पर, तो फिर क्या हुआ कि
वो एकदम जैसे ही शक्ति हटी तो हम्म। इनकी जो आत्म तत्व था, जो इनके चेतना थी, जो वो इनकी एकदम से, अपनी चेतना हाँ, थी। वो फिर कॉन्शियस हुई, वो जागृत हुई, वो कॉन्शियस जी लेवल पे आई, वरना उससे पहले जी वो उस ताकत ने इनको बिल्कुल जकड़ के बिल्कुल अंदर बिठा दिया था। जी। अब मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, अब मैं वो समय समझ पा रही हूँ कि क्या रहा होगा। हाँ, सुप्त अवस्था में, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे जब इससे संबंधित लोग आते हैं, यानी कि जो तंत्र के प्रयोगों से बाधित होते हैं या फिर प्रेत बाधित जी होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के लोग जी आते हैं, तो उन लोगों के भी बहुत सारे अनुभव है इसी तरीके के। जी कई बार तो ये भी होता है प्रेरणा जी, लोगों के ऊपर 20-20 30-30 साल से प्रेत होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि प्रेत बाधित है, वो हम्म, पता ही नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छी जी रही आपकी स्टोरी। और आप फिर दोबारा अगर आपके पास और कोई अनुभव हो ऐसे, तो आप जी हमसे शेयर कर सकते हैं। और सभी बिल्कुल। लोग जो मेरे सुनने वाले हैं, अब पहले तो काफी लोग जुड़ चुके थे, लेकिन अब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था चैनल के ऊपर। मैं अपनी कल भी बताया था, मैं व्यक्तिगत साधनाएं और व्यक्तिगत कार्यों में इतना उलझा हुआ था कि मैं चैनल पे ध्यान ही नहीं दे पाया। तो अब मेरा ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समय समय पर ये डालता रहूं। और जो लोग भी, कम भी लोग हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो अगर अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, मैं वैसे पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दूंगा। जो भी व्यक्ति मुझसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। तो प्रेरणा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपका दिन शुभ मुझे हो। भी बहुत अच्छा लगा एक अपना जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करके। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।